हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ेंगे रीट लेवल 1 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 1 से 11 तक। इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। 12वां क्वेश्चन है 90, 60, 75, 35 का एलसीएम बताना है क्या होगा। एलसीएम ज्ञात करना हो तो इन चारों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 90 में 2 का भाग देंगे 45, 60 में 2 का भाग देंगे 30, 75 में नहीं जा रहा, 35 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा तो वापस वही संख्या लिख देंगे। फिर से 2 का भाग देंगे 45 में नहीं जा रहा, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 75 और 35 में नहीं जा रहा तो वही संख्या हो जाएगी। फिर 3 का भाग देंगे 45 में 3 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 75 में 3 का भाग देंगे 25, 35 का 35। फिर 3 का भाग जाएगा 15 में 5, बाकी किसी में नहीं जाएगा तो वापस वही संख्या आ जाएगी। अब 5 का भाग देंगे 1, 25 में 5 का भाग देंगे 5, 35 में 5 का भाग देंगे 7, फिर 5 का भाग देंगे और अंत में 7 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 5 180, 180 5 900 और 900 को अगर 7 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 6300। इन चारों संख्याओं का एलसीएम 6300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करके इस काम को कितने दिन में पूरे करेगा। तो सबसे पहले तो हम कुल घंटे निकाल लेते हैं कि कितने घंटे का काम है ये। 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में काम खत्म करते हैं तो 5 व्यक्ति है 8 घंटे हैं गुणा 3 दिन में काम हो रहा है। इन सबको गुणा करेंगे तो कुल घंटे हो जाएंगे जितने घंटे में ये काम होना है। 5 8 40, 40 को 3 से गुणा करेंगे 120। ये पुताई करने का जो काम है वो 120 घंटे का काम है। अब एक व्यक्ति रोज़ 4 घंटा काम करेगा तो ये काम कितने दिन में होगा। तो 4 से भाग दे देंगे। 4 घंटे रोज़ 4 घंटे काम हो रहा है, एक व्यक्ति है तो 4 से भाग दे देंगे। अगर 2 व्यक्ति है तो 2 गुणा 4 से भाग दे देंगे। 3 व्यक्ति है तो 3 गुणा 4 से भाग दे देंगे। अभी 4 से भाग देंगे 120 में तो 4 तिये 12 30, तो ये काम 30 दिन में पूरा होगा अगर एक व्यक्ति रोज़ 4 घंटे काम करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विषय में प्राप्तांक कुल अंक। 4 विषयों में कुल अंक 200 है, 3 विषयों का औसत अंक 48 है तो चौथे विषय में अंक बताने कितने हैं। 4 विषय में कुल अंक 200 हो गए, 3 विषयों का औसत 48 है तो 3 विषयों में कुल अंक कितने हो जाएंगे। 3 विषय में कुल अंक बताना है तो 48 को 3 से गुणा कर देंगे। अगर औसत बताना हो तो भाग कर देंगे। 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14। 4 विषयों में कुल अंक 200 है और 3 विषय में कुल अंक 144 है। अब चौथे विषयों का में अंक बताना है तो 4 अंकों में 4 विषयों में कुल अंक में से 3 विषयों के कुल अंक घटा देंगे तो चौथे विषय के अंक आ जाएंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56। चौथे विषय में 56 अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची है तो साइकिल में कितने में खरीदी। साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। ये 935 में बेची है, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ प्रतिशत है। तो जब लाभ हो रहा हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य जितने में बेची है वो है तो वो है अपना 935 बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 10 बटा में 100 और क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में खरीदी ये बताना है तो क्रय मूल्य लिखेंगे। अब 935 ये 100 भाग में उधर जाएगा तो ये 100 गुणा में हो जाएगा ऊपर और 100 और 10 हो गया 110। ये गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा 110 बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य। अब इसको हल करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया। 935 में 11 का भाग देंगे 11 8 88, 11 5 55, 85 को 10 से गुणा करेंगे। 85 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 850। तो उसने साइकिल जो है 850 रुपये में खरीदी है। अगला सवाल है एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया उधार लिया है 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है। ये 7250 रुपये है जो ब्याज समेत कुल राशि वापस इतनी करता है। ये मिश्र धन है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है तो बताना ये है कि उसने कितना रुपया उधार लिया है। मूलधन कितना था वो हमें ज्ञात करना है।
देखो मूलधन मान लेते हैं हम 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये। अब ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन हमने 100 मान लिया, समय यहाँ पर 3 साल है, दर 15% है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दिए 45 रुपये ब्याज हो जाता है। अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज हो जाएगा 45। तो 3 साल बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी उसे कुल कितना रुपए वापस लौटाने होंगे, 100 जो उधार लिए हैं वो लौटाने हैं, प्लस 45 रुपया जो ब्याज का लिया है वो भी वापस करना है। तो 145 रुपये वापस लौटाने हैं। यानी मूलधन अगर 100 रुपये है तो उसे कुल कितने रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे, 145। इसका मतलब ये हो गया, अगर 145 रुपये आपका मिश्र धन है, आपने वापस लौटाया 3 साल बाद, तो मूलधन कितना है जो उधार लिया था वो है 100 रुपये। अब अगर मिश्र धन 1 रुपया होता है तो मूलधन कितना होगा 100, ये बट्टा में चला जाएगा 145। अब मिश्र धन कितना है, कितना रुपया लौटा है वापस, 7250 रुपये मिश्र धन है, तो मूलधन कितना होगा, तो ये 7250 वो गुणा में चला जाएगा। 145 से कम 145, इसमें 145 का भाग देंगे 50, 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5000 रुपये मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये 6 महीने का 8% की 6 माही की दर से ब्याज कितना होगा बताना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन हो गया हमारे पास 500। अब समय लिखना है और दर लिखना है। देखो दर अगर वार्षिक है तो समय को वर्षों में लिखना है। दर यहाँ पर 8% 6 माही है, तो यहाँ 6 माही लिखनी है कितनी है, तो दर है 8% 6 माही है, यानी कि 6 महीने की 8% है। तो यहाँ समय आएगा कि 6 माही कितनी है, 6 महीने में 6 माही एक ही है, तो एक लिखेंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40। तो ये ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाएगा। अगर दर वार्षिक करते हो तो 6 महीने की दर कितनी हो गई 8%, तो 12 महीने कितनी हो जाएगी 16%। अगर दर 16 लिखते हो तो यहाँ पर 6 महीने के साल बनाने हैं, 6 महीने के साल बनेंगे 6 बटा 12, फिर हल करोगे तो भी 40 रुपये ब्याज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति X 100 रुपये की वस्तु 10% हानि से व्यक्ति Y को बेच देता है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति Z को बेच देता है। Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची है, Z को कितने रुपए में बेची है ये बताना है। तो ये एक X व्यक्ति है, इसने 100 रुपये वाली चीज़ 10% हानि के साथ बेच दी। 10% हानि का मतलब हो गया कि 100 वाली चीज़ 10% हानि 10 माइनस करके 90 में बेच दी है। अब Y ने क्या किया है, ये चीज़ आगे Z को बेची है और 10% लाभ के साथ बेच दी है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 प्लस लाभ परसेंट 10 बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य 90। तो ये होएगा 90 प्लस गुणा 100 और 10 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 में 99। तो Y ने 99 रुपये में ये वस्तु आगे Z को बेची है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समतल है, कौन सी आकृति या कौन सा ठोस समतल है। तो ये कागज है, ये समतल है, क्योंकि गिलास का ये पृष्ठ वक्राकार होता है और गेंद में एक ही पृष्ठ होता है वो वक्राकार होता है, और बेलन में भी एक पृष्ठ वक्राकार होता है। तो कौन सी समतल है, कागज यहाँ पर समतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये एक बिंदु है, यहाँ से 2 किरणें गुजरें तो इसको कोण कहते हैं। ये सत्य कथन है एकदम। दूसरा है, किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड, ये पहला रेखाखंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, ये इसको त्रिभुज कहते हैं। ये भी सही है। आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है। ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये सही नहीं है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, न कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है वो बताना है। तो
पहला है कि वो कहता है कि त्रिभुज के समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से ज़्यादा होता है। तो समस्त कोण नहीं भाई यहाँ पर न्यून कोण। और एक कोण सदैव समकोण होता है, सदैव समकोण नहीं होता, सिर्फ समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। न्यून कोण में सारे कोण, न्यून कोण त्रिभुज में सारे ही कोण जो है न्यून कोण है, 90 से कम होता है। तो ये भी असत्य है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण नहीं होता, सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से ज़्यादा होता है, अधिक कोण होता है। न्यून कोण में कोई भी, न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी कोण अधिक कोण नहीं होता है। तो ये भी कथन असत्य है। यहाँ लिखा हुआ है एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। हाँ, प्रत्येक त्रिभुज का एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा। चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज है तो भी एक कोण न्यून कोण होंगे, तीनों ही न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज है तो ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज है तो भी ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो एक कोण हमेशा ही न्यून कोण होगा, ये कथन सत्य है। आकृति हुई दी हुई आकृति में त्रिभुज गिनने कितने हैं? तो ऐसे सवाल में त्रिभुज गिनना हो ना, तो सबसे पहले जो अलग अलग त्रिभुज बने हैं उनको गिन लेंगे। एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब एक एक त्रिभुज कितने हैं? 3 त्रिभुज हुए, 1 2 3। उसके बाद में दो दो आकृति मिला करके, 1 नंबर और 2 नंबर को मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है। 1 नंबर और 2 नंबर को मिला के ये त्रिभुज बन रहा है। तो और कोई बनेगा नहीं त्रिभुज, 2 और 3 त्रिभुज नहीं है। फिर 3 आकृति मिला करके त्रिभुज कौन सा बन रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को मिला करके एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 4 और 5 त्रिभुज ऐसा आकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग बताना कितना होता है? वर्ग के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसके अलावा कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n होती है भुजाओं की संख्या। वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो n की जगह 4 - 2 गुणा 180। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 को 180 से गुणा करेंगे 360। तो वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। वर्ग जो है उसको आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत होने के लिए सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर होगी तो ये आमने सामने भुजा अपने आप बराबर होगी। उसके लिए आयत होने के लिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग एक आयत भी है। ये कथन सत्य है, ये उत्तर हो गया। बाकी कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। आयत वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग आयत है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। किरण का एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। ये लाइन अनंत तक जाती है, इसको किरण कहते हैं। जबकि रेखाखंड में दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, इसको रेखाखंड कहते हैं। इसका मतलब प्रत्येक किरण है उसको रेखाखंड नहीं कह सकते। आगे, रिज्जु या सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है। नहीं, सरल कोण या रिज्जु कोण की माप 180 डिग्री होती है। 90 डिग्री के कोण को तो समकोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेमी दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगा चुकी है? और 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। अब 75,000 सेमी दौड़ चुकी है, 75,000 सेमी दौड़ चुकी है। मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। सेमी बनाना है तो 100 से गुणा, मीटर बनाना है तो 100 से भाग। अब ये बन गया मीटर। तो 750 मीटर दौड़ चुकी है। 750 मीटर दौड़ चुकी है तो कितने चक्कर लगा लिए? तो 750 में 250 का भाग दे दो। 750 में 250 का भाग दे दो। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 3 75, यानी 3 चक्कर तो वो लगा चुकी है। 3 चक्कर लगा चुकी है। 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने और चक्कर लगाने हैं? 3 किलोमीटर। मीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएंगे। अब 3000 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने हैं? तो 3000 में किसका भाग देंगे? 250 का, क्योंकि 250 मीटर का एक चक्कर है।
अब 300 में 25 का भाग देंगे, 25 कम 25, 25 दूना 50, यानी सारे 12 चक्कर लगाने हैं। 3 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए कुल 12 चक्कर लगाने हैं और 3 चक्कर वो लगा चुकी है। तो और कितने चक्कर लगाने हैं? 12 में से 3 घटाएंगे, 9 चक्कर और लगाएगी। 3 चक्कर लगा चुकी है, 9 और लगाने हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, वो बताना है। 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होता है। देखो, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, 1000 किलो होता है, यानी 10 क्विंटल होता है। अब हमारे पास 12 मीट्रिक टन है, 1 मीट्रिक टन में 1000 है, तो 12 मीट्रिक टन में 12000 किलोग्राम है। 8 क्विंटल और है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 8 क्विंटल में 800 किलोग्राम, और इसके ये टोटल कितना हो गया, 12800 किलोग्राम हो गया। इसमें से 8 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन 1000 किलो का, तो 8 मीट्रिक टन 8000 किलो ये हो गया, और 50 और है, तो टोटल हमें 8050 घटाना है। 8050 घटाना है 12800 किलोग्राम में से। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बच गया, तो ये बचेगा हमारे पास 4750 किलोग्राम। तो ये 4 जो है ये मीट्रिक टन है, 4 मीट्रिक टन, और सैकड़ा का 7 है, ये क्विंटल का है, 7 क्विंटल, और ये 50 किलो है। तो 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 किलो, 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 किलो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंकी में 400 लीटर पानी है, 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डब्बे की क्षमता बतानी है। टंकी में कुल पानी है 400 लीटर, मिलीलीटर है 00, और उसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर काम में ले लिया, तो शेष पानी बच गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 387 लीटर और 500 मिलीलीटर बच गया। अब इस पानी को हमें 25 डिब्बों में भरना है, तो 25 से भाग दे देंगे, 25 एकम 25, और 25 5 125, और ये 5, तो 15 लीटर तो पूरे हो गए। ये 5 25 5 125, आगे आ जाएगा मिलीलीटर, तो 15 लीटर और 500 मिलीलीटर प्रत्येक डिब्बे की क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाला समय के लिए निम्न में से कौन असत्य है। गलत है जो बताना है। किसी अंक से अगले अंक पहुंचने तक, मान लो घड़ी की सुई अगर बड़ी सुई यानी मिनट वाली सुई अगर 1 पर है तो 2 तक पहुंचने में 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट, मतलब ये सही है। और इसके अलावा सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 5 को 60 से गुणा कर देंगे, 300 सेकंड, ये बात भी सही है। घंटे में कन्वर्ट करना है, मिनट 5 है, घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 12 5 60, 1/12 घंटे, तीनों सेम ही है। तो असत्य कौन सा हो गया, 1 घंटा, ये असत्य है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, उसके चारों और बाहरी तरफ से 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताना है। यह आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। बाहरी तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जा रही है, ये घास का क्षेत्र है और इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। तो घास समेत इस पार्क की या इस मैदान की लंबाई होगी 60, तो अंदर से है 5 मीटर ये चौड़ाई होगी, 5 ये होगी, 5 और 5 10 और 60 70 होगी इसकी लंबाई। और चौड़ाई इसी तरीके से अंदर से चौड़ाई 40 है, 5 ये चौड़ाई है और 5 ये चौड़ाई है, 10 और बढ़ गई तो 50 चौड़ाई हो गई। अब इस घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताना है, तो इस घास समेत इस मैदान का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 70 गुणा चौड़ाई है 50, 70 को 50 से गुणा करेंगे 7 5 35, 3500 वर्ग मीटर ये टोटल हो गया।
और जो बिना घास वाला आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल कर लेंगे लंबाई 60 गुणा चौड़ाई 40, 6 चौके 24, 2400 ये हो गया। तो 3500 में से 2400 घटा देंगे तो 1100 वर्ग मीटर या 1100 मीटर स्क्वायर घास का क्षेत्रफल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार फ्रेम एक्स है जिसकी लंबाई 90 और चौड़ाई 70 है और एक वर्गाकार फ्रेम है वाई जिसकी भुजा 80 सेमी है। वर्ग की चारों भुजा सेम होती है। अब परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इस आयताकार फ्रेम का परिमाप ज्ञात करें तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दुगुना करना है। 90 और 60 यहाँ पर हो गया 90 और 70 160 और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया इसका परिमाप 320। आयताकार फ्रेम का परिमाप हो गया 320 और वर्गाकार फ्रेम का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा यहाँ पर 80 है, 80 चौके 320 सेमी। तो इसका परिमाप 320 सेमी है, इसका परिमाप भी 320 सेमी है। दोनों फ्रेम x और y का परिमाप 320 सेमी के बराबर है, ये सही है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों फ्रेम x तथा y का परिमाप बराबर है, बराबर तो है लेकिन 320 वर्ग सेमी नहीं है। परिमाप सिर्फ सेमी में होगा, क्षेत्रफल है वो वर्ग सेमी में होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। फ्रेम y का परिमाप 64 मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है।